हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ था, हम आपके साथ फिर जुड़ रहे हैं। 2-3 लेक्चर्स हमारे मिस हुए बिकॉज कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण वीडियो नहीं बना पाया था। तो अब हम फिर कंटिन्यू अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बाकी के जो हमारे 35 डेज़ बच रहे हैं उसको हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए आज हम उसका एक अगला जुरिडिक्शन को देखेंगे। एंड एपेलेट के बाद अगर हम बात करें एसएलपी हमने पढ़ा था, और अब जो है वो रिवाइजरी जुरिडिक्शन की बात हो रही है। किसकी? रिवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब रिवाइजरी जुरिडिक्शन 137 में क्या कहता है कि अगर आप देखेंगे ध्यान से, आर्टिकल 137 ये क्या पावर दे रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया होगा उसको ध्यान में रखते हुए, या फिर जो रूल बनता है आर्टिकल 145 में उसको ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगा कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सके जो उसने प्रोनाउंस किया था या कोई ऑर्डर दिया था उसको। तो जो भी फैसले, ऑर्डर्स वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किए थे या दिए थे उसको वो रिव्यू करने का पावर रखेगा। अब यहाँ पर आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुना होगा, जैसे कि हम लोग अपॉइंटमेंट में पढ़े थे कि सेकंड जजेस केस में फर्स्ट जजेस केस को रिव्यू करके पलट दिया गया। गोलकनाथ केस में संकरी और सज्जन सिंह को पलट दिया गया था। तो दैट मीन्स कि ये ओवरटर्न करने का जो पावर है, अपने फैसले को रिव्यू करेंगे तभी तो उसको चेंज करेंगे। तो ये आर्टिकल 137 के थ्रू दिया गया है। और इसमें आपको दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहला कि जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं रिव्यू पिटीशन। ठीक है। अब रिव्यू पिटीशन जब फाइल होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर सुनवाई कर सकता है या उसको भी रिजेक्ट कर सकता है। अगर उसको लगता नहीं है कि प्रॉपर बेसिस मेरिट है इस पर्टिकुलर केस में कि इसको रिव्यू किया जाए, तो वो उसको क्या कर सकता है? रिजेक्ट भी कर सकता है। मान लीजिए रिव्यू पिटीशन को जो डिस्पोज किया गया होगा उस दिन से अगेन 30 दिन के अंदर, यानी विद इन 30 डेज, आपके पास एक और ऑप्शन है एंड दैट इज नोन एज क्यूरेटिव पिटीशन। क्या है क्यूरेटिव पिटीशन? क्यूरेटिव पिटीशन क्या है कि इस पर्टिकुलर पिटीशन के द्वारा, ये लास्ट ऑप्शन है कि आपको कोर्ट के दायरे में रहते हुए अगर राहत पाना है तो आपके पास ये आखिरी ऑप्शन है। क्यूरेटिव पिटीशन में बेसिकली पिटिशनर का ये क्लेम है कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस जजमेंट रहा उसमें एरर ऑफ लॉ कमिट हुआ है, और ये एरर ऑफ लॉ को ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए इस गलती को क्या चीज़ करने की ज़रूरत है? उसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है। अगर ये भी पिटीशन रिजेक्ट हो गया तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, यानी कोर्ट के स्ट्रक्चर में, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिव्यू पिटीशन और या क्यूरेटिव पिटीशन की जब बात हम करते हैं तो फैसला ओवरटर्न करने के लिए जब कोर्ट रेडी होगा अगर कभी, तो उसके लिए हमेशा याद रखना है कि जिस बेंच ने, जितने नंबर के जजेस ने, यानी कि हायर जज बेंच की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोलकनाथ केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है, लेकिन ये टोटल 11 जजेस की बेंच ने कहा था। अब फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट करने का पावर देना है अगर वापस पार्लियामेंट को, तो इस फैसले को पलटना पड़ेगा, और ये फैसले को पलटने के लिए 11 जज के बेंच से ज़्यादा बड़ा बेंच चाहिए होगा। इसीलिए केशवानंदा भारती केस में 13 जज का बेंच बना, और उस पर्टिकुलर बेंच ने फैसले को ओवरटर्न करते हुए कहा कि एफआर्स का अमेंडमेंट हो सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। तो जब भी रिवाइजरी जुरिडिक्शन का एक्सरसाइज करेगा सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू करने के लिए और ओवरटर्न करने के लिए, तो पिछले जो ओरिजिनल जजमेंट का जो बेंच था उससे ज़्यादा बड़ा बेंच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमारा था रिवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगले दिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी जुरिडिक्शन की अगर हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि रिट जुरिडिक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है फंडामेंटल राइट्स में, तो हम लोग देखेंगे एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगले क्लास में। ठीक है। थैंक यू सो मच।